Good morning, students. Today, in poetry part, we will start with our new poem Break, Break, Break by Tennyson. As you all know, we have talked about it. हम लोगों ने जब टेनिसन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि टेनिसन की ये जो पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, जो उसने अपने बहुत ही क्लोज़ और बेस्ट फ्रेंड आर्थर हैलम के लिए लिखी थी और उसकी अनटाइमली डेथ पर उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम और बेसिकली इस पोएम का जो थीम है वो है लॉस। और पोइट जो है वो बैठा हुआ है, ही सिटिंग नियर द सी कोस्ट एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज फ्रेंड who is no more in this world. So basically ये पोएम जो है किसको डील कर रही है? लॉस को। उसका जो पर्सनल लॉस है कि वो उसने अपने उस फ्रेंड को खो दिया है, उसके बारे में वो बात कर रहा है, उसके बारे में वो सोच रहा है। आप लोगों के पास बुक है, सेलेक्टेड पोएम्स की बुक को खोलिएगा। उसमें पोएम को स्टार्ट करने से पहले आप पोइट का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद पोएम का इंट्रोडक्शन भी वहाँ दिया हुआ है, मेन आइडियाज़ ऑफ द पोएम। उसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पोएम है उसने बहुत ही सॉरोफुल और डिजेक्टेड मूड में ये पोएम लिखी थी। एंड इट ओपन्स and continues to speak in a dark tone of the crushing rocks in the sea, elements that thrive in it, describe his inner disturbance being separated from a close friend. ये critical analysis जो मैं आपको दे रही हूँ, इसका PDF हम डाल देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर हमने इस बात को ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो उसका क्लोज़ फ्रेंड है उसकी डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड मूड में है और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। और वो जो क्रशिंग साउंड जो क्रशिंग नॉइस सी साइड पे बैठा हुआ वो सुन रहा है, वो दिखाता है कि वो डार्क ब्लैक स्टोन्स क्रैग्स, सी क्रैग्स की बात कर रहा है वो। तो उन लाइंस को वो डिस्क्राइब कर रहा है ना। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे stones, O sea, I would have, and I would that my tongue could use the thoughts that arise in me. अपनी टंग से अटर किए जाने वाले उन वर्ड्स के बारे में वो बात कर रहा है जो उसके मन में पैदा हो रहे हैं, उठ रहे हैं। लाइक इट प्राइमरीली मेंशंस द बूमिंग साउंड ऑफ द सी। जैसा कि हमने देखा ब्रेक 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 ये वर्ड बार बार रिपीटेडली 3 टाइम्स ब्रेक 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 ये वर्ड यूज़ कर रहा है वो पोइट। तो दिस repetition of the same word for 3 times shows his emphasis on his personal loss. He has lost his friend recently and he is just thinking about his friend sitting on the seaside and looking towards the sea. Now, वो जो थॉट्स उसके मन में उठ रहे हैं वो क्या उठ रहा है कि नेचर में सी साइड पे बैठ के वो देख रहा है कि सी साइड पे जो फिशरमैन है उसके बच्चे हैं, दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे आर डूइंग देयर थिंग्स, अपने काम करने में बिज़ी हैं। सिस्टर जो है वो खेल रही है, फिशरमैन का बॉय जो है वो भी अपनी सिस्टर के साथ खेल रहा है। सेलर लैड जो है वो मज़े से गा रहा है बोट में काम करते हुए, बोट की सफाई करते हुए, लाइक दैट। आज समुद्र के किनारे जो है बड़े बड़े शिप्स आकर अपने अपने
बंदरगाह में शिप्स मर्चेंडाइज लेकर आ गए हैं, कंफर्टेबली खड़े हुए हैं, लाइक दैट। तो मतलब द थिंग इज़ कि नो वन इज़ दैट मच अफेक्टेड बाय दैट लॉस। उसके जो पर्सनल लॉस है उसका इफ़ेक्ट जो है, जिस पर्सनल लॉस को वो एट हार्ट फील कर रहा है, वो लॉस जो है उसके दुनिया कहीं नहीं रुकी है। एवरीथिंग इज़ मूविंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन। आस पास उसके जो है सारी एक्टिविटीज़ एज इट इज़ हो रही हैं। तो द पोएम मूव्स इन अ नेगेटिव मैनर अराउंड द इनएविटेबल फिनोमिना दैट डेथ इज़ डेथ। तो जो इनएविटेबल फिनोमिना है वो क्या है कि डेथ जो है वो सबको आनी है। डेथ जो है वो सारी लाइफ की एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देती है। एंड पोइट का जो सॉरो है वो किससे कॉज हो रहा है? बाय द डेथ ऑफ हिज वेरी क्लोज फ्रेंड अर्थर हेलम। एंड उसके जो सॉरो है उसको इंटेंसीफाई कर रहा है। क्या इंटेंसीफाई कर रहा है? सेटिंग ऑफ द सी। समुद्र किनारे वो बैठा है, तेज़ लहरें चल रही हैं, पत्थरों से टकरा रही हैं, बार बार लहरें उठती हैं, थपेड़ा खाती हैं, समुद्र की तरफ जाती हैं और फिर वापस लैंड की तरफ, धरती की तरफ, ज़मीन की तरफ फिर लौट आती हैं, लाइक दैट। तो ये एक्टिविटी जो है वैसे ही चलती जा रही है। तो इसलिए ये जो एलिजी उसने अपने फ्रेंड की याद में लिखी है, जो उसके लेमेंटेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है, ही इज़ लेमेंटिंग अबाउट हिज फ्रेंड। कहीं पर भी पोएम में कहीं उसके फ्रेंड का नाम नहीं लिया उसने, राइट? कहीं भी डिस्क्रिप्शन में आपको, कहीं पोएम की लाइंस में आपको कहीं भी अर्थर हेलम का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही वो अपने किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है। बट टोटली जब हम इस पोएम को फ्रॉम द फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक जब हम पढ़ते हैं, देन हमें पता चलता है दैट ही इज़ ओवरऑल, ही इज़ ओवरवेल्म्ड विद दैट लॉस। जो उसके साथ, जिस दुख में वो डूबा हुआ है, जो उसके साथ जो चीज़ को उसने खो दिया है, उससे वो इतना ज़्यादा भरा हुआ है। एंड ही इज़ लेमेंटिंग दैट लॉस। It closes with the poet saying, "A day that is dead shall never come back to me, and the purpose of describing the glory of separation is accomplished." है ना? दिन का अंत हो रहा है और वो जो दिन समाप्त हो जाएगा, अंत हो जाएगा, वो फिर मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। इन द सिमिलर मैनर उसका फ्रेंड जिसकी डेथ हो चुकी है, जो उसे छोड़कर चला गया है, वो फिर से उसके पास लौट कर नहीं आएगा। तो जो पर्पज़ है ये सब कुछ डिस्क्राइब करने का, सी साइड को डिस्क्राइब कर रहा है, सेलर बॉय की बात कर रहा है, उसकी फ्रेंड, उसकी सिस्टर के खेलने की बात कर रहा है, और मैजेस्टिक शिप्स की बात कर रहा है। स्टेटली शिप्स हैं हेवन की तरफ, अपने हेवन टू द हेवन अंडर द हिल, है ना, बंदरगाह की तरफ जा रही हैं। जो हेवन, जो बंदरगाह, जो उनका हार्बर प्लेस है, कहाँ है? अंडर द हिल। तो लाइक दैट ओनली उसके फ्रेंड के बारे में पोएम बात कर रही है। ये हमें कब पता चलता है? जब हम कहते हैं, वो कह रहा है कि एवरीथिंग इज़ देयर बट वॉट ही इज़ मिसिंग इज़, ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड and the sound of a voice that is still. These two lines reflect this thing, that he is talking about his deceased friend Arthur Hallam. Now, the things which he is going to miss is the vanished hand, जिसके टच को वो मिस करेगा, who will never touch him, who will never come near to him, and the sound of a voice that is still, जो हमेशा के लिए शांत हो गई है. He is dead, so he won't be able to hear that sound and he won't be able to feel that touch. वो टच और वो साउंड, दो थिंग्स, दोनों चीज़ें जो हैं, टू थिंग्स आर मिसिंग. एंड
that will not come back to him. Break, break, break. Repeatedly, this three words, they echo his loss. They echo his inner grief. कितना दुख है उसे अंदर से, वो कितना टूटा हुआ है, कितना मिस कर रहा है अपने फ्रेंड को. तो रिपीटेडली ये वर्ड्स जो हैं इसके उसी दुख को बता रहे हैं. एट द फुट ऑफ दाई क्रैग ओ सी, बट द टेंडर grace of the day that is dead will never come back to me. इसलिए वो दिन जो समाप्त हो गया है वो फिर से मेरे पास लौट कर नहीं आएगा. तो यहाँ पर जो उसका फ्रेंड है, उसके फ्रेंड से उसका सेपरेशन है, ये जो स्टोरी वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है. इन पोएम की लास्ट लाइन के साथ वो जो उसकी स्टोरी है वो अकम्प्लिश हो गई है, समाप्त हो गई है, पूरी हो गई है. वो जो मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि उसका फ्रेंड अब नहीं रहा है, वो उसको हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है, वो मैसेज भी हमारे तक पहुंच चुका है. सो जो फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इस पोएम की जो स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ दिखाया गया है कि द पिक्चर ऑफ द पोएट सिटिंग नियर हिज फ्रेंड्स ग्रेव on the sea bench. He is full of grief at the death of his friend Arthur Hallam. He observes the waves striking against the rock. The poet sees the sea waves rising, advancing, striking against the rock. Rock-bound sea bench is hard and would not melt in response. समुद्र के किनारे बैठा हुआ वो जो सी के पास जो बेंच बनी हुई है और जहाँ आकर जो सी में उठने वाली वेव्स आकर बार बार टकरा रही हैं, लेकिन उससे कुछ भी मेल्ट नहीं होने वाला है. दे आर वेरी पावरफुल, वेव्स आर वेरी पावरफुल, है ना. उनका कोई सामना नहीं कर सकता. उनके बीच में जो जो चीज़ें आती हैं, जो जिन चीज़ों टकराती हैं, उनको वे एक साथ ले जाकर अपने साथ समुद्र में ले जाती हैं और फिर समुद्र में जो चीज़ें भी उनके साथ जाती हैं वेव्स के साथ, फिर से उनको बाहर फेंक देती हैं. तो जो छोटे छोटे वहाँ जितने भी स्टोन्स रखे हुए हैं वो उनको अपने साथ अंदर बहा के ले जाती है. एंड देन अगेन दे कम पेल्टिंग बैक टू द ग्राउंड. फिर वापस से वो थपेड़ा खा के बाहर आ जाते हैं. तो लाइक दैट वो जो उसकी ओवरवेलमिंग कंडीशन है, ही इज़ ओवरवेलम्ड, दुख में डूबा हुआ है. उसे समझ नहीं आ रहा कि अपने थॉट्स को कैसे रिकलेक्ट करे, कैसे वो अपने वर्ड्स को एक्सप्रेशन दे. ही इज़ लॉस्ट. एंड वो जो कंट्रास्ट दिखाया गया है बिटवीन द वेव्स विच राइज एंड स्ट्राइक अगेंस्ट द रॉक्स एंड द पोइट्स थॉट विच अराइज एंड रिमेन अनएक्सप्रेस्ड. वेव्स तो अपने गुस्से को, अपने शोर को एक्सप्रेस कर रही है थ्रू दैट साउंड. अपने वेव्स आके टकरा रही हैं, पानी अंदर जा रहा है लहर के साथ और लहर के दूसरे थपेड़े के साथ पानी बाहर आ रहा है, लेकिन उसका जो दुख है वो इट्स deep inside his heart, है ना. but he that can't be expressed in words. मतलब words are not suffice. He finds he is feeling lost and words can't express properly his inner grief. In these 4 lines, Tennyson reflects on the connection between the sea and himself. What he is trying to do is, उसे लग रहा है कि जो सी है breaks up on rocks much as the poet's thoughts seem to break up on his tongue before he can explain how he feels. ये break 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 word जो यूज़ किया है उसने, वो उसके दिल के टूटने को, उसके इनर साइड, अंदर दिल में जो उसके दर्द है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, जिसको वो अपनी टंग से नहीं एक्सप्रेस कर सकता. ठीक है. तो वो एक्सप्रेशन वो कहाँ उसे मिल रहा है? थ्रू द साउंड, द नॉइस ऑफ द वेव्स वाइल सिटिंग ऑन द सी साइड. उस साउंड को सुन के उसके दिल में उठने वाला वो जो ज्वार है ना, उस ज्वार को वो
एक्सप्रेस कर पा रहा है. दिस कनेक्शन बिटवीन द सी एंड द पोइट इज़ रेनफोर्स्ड बाय द फैक्ट दैट सी राइम्स विद मी. है ना, उसे लग रहा है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो मेरे साथ राइम कर रही हैं. जैसे मेरे अंदर दुख ऊपर उठ रहा है फिर एकदम सबसाइड कर जाता है, ऐसे ही समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं फिर सबसाइड कर जाती हैं, फिर उठती हैं फिर सबसाइड कर जाती हैं, लाइक दैट. एंड in addition, the two lines about the sea and the two lines about the poet have the same 3-beat rhythm. Okay. वो जो लाइंस का जो सिलेक्शन उसने किया है पोएम के थ्रू, उसने जो एक्सप्रेस कर रहा है, इट्स वेरी ब्यूटिफुल. Tennyson could have directly stated how he felt by writing something like, I wish I could tell you how rotten I feel today. By using poetry, however, Tennyson helped his readers both understand and feel how he felt. है ना, उसी बात को वो डायरेक्टली भी कह सकता था that he is feeling rotten, he is feeling low, है ना, but the thing is well expressed by these lines through his poetry. Tennyson helped his readers both understand and feel how he felt. इन पोइम्स को की लाइंस को पढ़कर हम उसके उस ग्रीफ को, उसके उस लॉस को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं जो वो महसूस कर रहा है. ओके, नाउ Oh well for the fisherman's boy, he shouts with his sister at play. Oh well for the sailor lad, he sings in his boat on the bay. Oh well, this word, oh well. Nothing has changed for them. Fisherman boy is enjoying, he is shouting, and he is busy playing with his sister. And the sailor lad, nothing has changed for him. He is singing, working in the boat. So, the idea is that there may be gloom in life, the world at large, and especially the community of children is not seized with gloom. The merry-go-round of humanity continues uninterrupted. Merry-go-round आपने देखा है, वो जो स्विंग होता है, it goes and goes, तो वो चलता रहता है. तो वही ह्यूमैनिटी का जो मैरी गो राउंड है वो तो चलता रहेगा. इट इज़ अनइंटरप्टेड, नो वन कैन स्टॉप इट. And the grief of the poet becomes all the more poignant at the sight of cheerfulness of the fisherman boy, of that sailor lad. उसका जो दुख है उनके उस एक्टिविटी को देखकर, उनकी उस खुशी को देखकर वो डबल हो रहा है, बढ़ रहा है. And the stately ships go on to their heaven under the hill, but oh, for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still. Now, what he feels is, he observes that the life in the place is going on as usual. Nothing has changed. फिशरमैन का जो चिल्ड्रन है, सेलर बॉय जो है, वो बहुत ही प्लेजेंट और प्लेफुल मूड में है. दे आर एन्जॉइंग. शिप्स जो हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड. दे आर प्रोसीडिंग टू देयर हार्बर अंडर द हिल एंड फॉर रेस्ट एंड unpack themselves for further voyage. So, thing is that everything is going on. वो uninterrupted जो एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की का जो मैरी गो राउंड है, दैट इज़ गोइंग ऑन. ह्यूमैनिटी का वो जो मैरी गो राउंड है, इट विल गो ऑन. मैरी गो राउंड, वो जो चक्कर है, वो जो झूला है, वो वैसे ही चलता रहेगा. वो सर्कल, इट गोज़ ऑन एंड ऑन. द ट्रेंड ऑफ वर्ल्डली लाइफ शोज़ नो साइन ऑफ स्लैकनेस. कहीं कोई स्लैकनेस, कहीं कोई सैडनेस, उदासी, हताशा, निराशा, वो सब आपको केवल कहाँ देखने को मिल रही है? इन द वर्ड्स ऑफ द पोइट. थ्रू दैट पोइट्री वो उसको एक्सप्रेस कर रहा है. ओनली द पोइट इज सैड बिकॉज हिज बूजम फ्रेंड आर्थर हेलम इज डेड एंड द पोइट इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज कंपनी and mutual conversation for good. The only thing that he misses is that now they can't speak together, they can't talk together, they can't exchange their thoughts. Break, break, break at the foot of thy crags, O sea,
but the tender grace of a day that is dead will never come back to me. Now, this fourth stanza of the poem, poet is lamenting his death, Arthur Hallam's death. He is standing near the spot of his friend's burial on the seashore, seeing the waves of the sea beating against the rocks. The poet feels that the sea might express his grief by lashing the coastal stones, but he himself would never enjoy the tender beauty of the days when his friend was alive. उसे लगता है कि जो सी है वो तो अपने दुख को एक्सप्रेस कर पा रही है. हाउ? बाय बीटिंग अगेंस्ट द रॉक्स. बट पोइट जो है वो शायद अपने दुख को कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कभी भी उन टेंडर ब्यूटी, उन दिनों की टेंडर ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाएगा जो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इस फ्रेंड के साथ बिताए व्हेन ही वाज अलाइव. So, with this poem comes to an end, and I hope आपको जो मैसेज पोइट कन्वे करना चाह रहा है, अपने दुख को जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, वो पूरी तरह से आपको कन्वे हुआ है. आप इस पोएम को समझ पाए हैं. with this analytical criticism of the poem, I have given you that analysis also. I have given you line wise expression also, and you have the book with you. You can go through that. That's all. Thank you.